हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में आज की क्लास में हम एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, प्रतिदर्श पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका 2024 और 25 का है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपके कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप का आपका पेपर आता है। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से अपठित गद्यांश को किया जाता है और इनसे कितने प्रश्न आते हैं वो आप इस पेपर में भी देखेंगे और आगे भी। और क्यों अपठित गद्यांश आप पढ़ते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक पेपर देख लेते हैं। हिंदी का आपका ये पेपर है। देखिए, इसमें पूर्णांक है आपका 80 नंबर का, जिसमें 20 नंबर आपका जो है प्रैक्टिकल होता है स्कूल्स में ही, और 80 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होता है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, अ तथा ब है। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने जो है अनिवार्य है। आपको खंड अ और खंड ब से आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। प्रश्नों के उत्तर उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, अंक जो है, अब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये उसके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, खंड अ में यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये जो गद्यांश हैं ये आपके अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित का मतलब होता है जो आपने इससे पहले कभी पढ़ा ना हो। तो आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपने, यानी कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो सकता है और वो जो है आपने शायद कभी पढ़ा ना हो। उसी से बेस्ड आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है कि भारत समूची युग चेतना के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और इस प्रकार से ये आपका पूरा एक यहाँ पर 3 पैराग्राफ में यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसी गद्यांश से आपके पास यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के सामने उनके अंक भी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आपका जो पेपर आने वाला है वो इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, कि आपके पास एक गद्यांश होगा, एक अपठित गद्यांश होगा, और वो गद्यांश को पढ़ करके आपने उसके उत्तर देने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी गद्यांश इन पैराग्राफ से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भाषा किसका सशक्त माध्यम है, वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है, हर भाषा का अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है, और समसामयिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पूर्ण रूप से शक्तिशाली और किसी कार्य को करना। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है उसका अंक यहाँ निर्धारित किया गया है 1, ये 1 अंक का है। दूसरा प्रश्न है जो वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अंक निर्धारित किया गया है 2 अंक का ये प्रश्न है। हर भाषा का अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है, वो 2 अंक का प्रश्न है। और यहाँ पर 1 अंक का ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, जब भी आप अपठित गद्यांश पढ़ें, पहले आप पढ़ने से पहले एक बार उसको रीड करें और एक बार प्रश्न की तरफ ध्यान दें और प्रश्न को एक बार रीड कर लें। प्रश्नों को जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़िए, तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को पढ़ना है। अब देखिए, वर्तमान में घटित होने वाली घटना, ये उसी का ऑप्शन है कि समसामयिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसी में आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको दे दिया गया है, जिसका अंक निर्धारित 1 किया गया है, यानी कि 1 नंबर का ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर का है। ठीक है, अब आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश को निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, ये शीर्षक वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि जो भी आपके पास गद्यांश दिया गया है उसका उपयुक्त जो है एक अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है, ये जो है लगभग कई बार पूछे जाते हैं गद्यांश से ये प्रश्न। अब आपको ये देखना है कि जो आपके अपठित गद्यांश है उनमें से टोटल कितने प्रश्न, कितने अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, और आप उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे। देखिए, 1 नंबर का 2, ठीक है, 2 3, तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 6 और 7 नंबर का यहाँ पर अपठित गद्यांश से आपको
प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न जी अंक आपके बिल्कुल फ्री में है, क्योंकि गद्यांश को पढ़कर ही आपको इसके उत्तर देना है। बस आपको थोड़ा सा आप अभी पढ़ाएंगे हम किस प्रकार से आप अपठित गद्यांश से उत्तरों को करेंगे, ठीक है। और आपकी इसकी क्या क्या जो है, इसको आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, 1-2 गद्यांश पढ़िए, उससे उत्तर ढूंढिए, तो आप इसको बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर आपके बिल्कुल जो है यहाँ पर आपके फिक्स है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखना है। निबंध लिखने को आपके पास आता है, और ये भी देखिए 8 अंक का है, ठीक है। तो निबंध लिखना और अपठित गद्यांश, इन दोनों को मिला करके 7 नंबर का और 8 नंबर का 15 नंबर का आपका निबंध और अपठित गद्यांश से ही प्रश्न पूछा गया है। देखिए, शिक्षा एवं सदाचार पर आपको निबंध लिखना है, और यहाँ पर बिंदु भी दे दिए गए हैं। शिक्षा में किन बिंदुओं पर आपने निबंध लिखना है? जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, जन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सदाचार का अर्थ एवं जीवन में प्रयोग, सदाचरण में शिक्षा की भूमिका। इन सभी पॉइंट पर आपने क्या लिखना है? निबंध लिखना है। इसको विस्तार में आपको बताना है, और इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स है। जब भी आप निबंध लिखेंगे पॉइंट्स में लिखिएगा उसे, कुछ हेडिंग में आप उसे लिखिएगा, उससे आपका जो निबंध है वो काफी अच्छा जो है उसमें आपको अंक भी उसमें जो है अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर योगासन और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में से आपने किसी एक पर लिखना है, या तो आप शिक्षा एवं सदाचार पर लिखिए, या फिर योगासन और स्वास्थ्य पर लिखिए। तो इसमें अर्थ क्या है इसका? योगासन और खेल, इसके बारे में आपने लिखना है। योगासन से स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक और मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं, ये सभी आपने इसमें लिखना है। योगासन से अनुशासन एवं व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है, ये सभी आपने इसमें लिखना है, इसके अंतर्गत लिखना है। तो निबंध से आपके 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर बिंदु भी आपको दे दिए गए हैं कि इन इन बिंदुओं पर आपने निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो इन दो में से आप जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है, 2 आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, आपने किसी एक पर निबंध लिखना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से आपके गांव या शहर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मार्ग चालू करने हेतु जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। आप अपना काल्पनिक नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अतिवृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपने गांव या शहर का जो जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, और मार्ग चालू करने हेतु आपको जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पत्र से संबंधित आपको 4 नंबर का एक प्रश्न आ गया है, ठीक है। अथवा में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उक्त की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, और अपना नाम आपको यहाँ पर काल्पनिक रखना है, क ख ग। यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपका कोई काल्पनिक नाम है, ठीक है ना, जब भी आप पत्र लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका औपचारिक पत्र हो गया है, और ये आपका अनौपचारिक पत्र है। अर्थात 4 नंबर का आपके पास औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन से आपकी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको जो भी ठीक लगता है, या जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसे चूज कीजिएगा और उसी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र यहाँ आप अपने पिताजी के लिए लिखेंगे। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 3। तो अभी तक आपने पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से किया, जो आपका 7 नंबर का था। दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है किससे? निबंध लेखन से, जो 8 नंबर का आ जाता है। इसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखिएगा, ताकि आपका निबंध जो है दिखने में बहुत सुंदर लगे। अब इसके बाद आपका पत्र लेखन से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के आपको पत्र पूछे जाएंगे। तो जो भी जिसमें आपकी अच्छी कमांड है आप उसको कीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया आपको
पढ़ाई जा चुकी है, जिसमें आपने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। तो आपने इन दोनों में से क्रिया को पहचानना है, ठीक है। क्रियापद को आपने पहचानना है कि क्रिया कौन सी है, उसका भेद भी बताना है। जैसे मोहन चाय पी रहा है और राम हंसता है, तो जैसे आप जानते हैं यहाँ पर चाय पी रहा है, तो भेद इसका सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको तो आप कर चुके हैं, बस आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर बताया जा रहा है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और राम हंसता है, ये आपका अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। तो ये सारा आपको ग्रामर जो है पूरा पढ़ा दिया जा चुका है, ठीक है। व्याकरण आपको पढ़ाया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो विद्यालय कल भी खुलेगा, इस वाक्य में निपात आपको छांटना है। नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, समुच्चय बोधक शब्द आपको छांटकर लिखना है। ये सारा आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका, तो यहाँ पर भी आप देखिए ये आपका जो क्रिया से जो प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का, यानी कि एक एक नंबर के ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर क्रिया का पद ढूंढना है और उसका भेद बताना है, तो ये भी आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 में भी आपको यहाँ पर निपात बताना है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। और इसमें आपको समुच्चय बोधक, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो 2 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया है। इसके बाद देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर आपको बताना है, उत्तर दीजिए। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य भी आपको पढ़ाया जा चुका है और उसका आपने रिवीजन भी प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। ये आपका सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या साधारण वाक्य है। तो यहाँ एक वाक्य आपको दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो वाक्य है ये कैसा है। तो ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न हो जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, ये है। या आप बाहर न जाएं, मोहन को बुलाओ। अब देखिए ये प्रश्न, इन प्रश्नों को आप बहुत इजीली कर चुके हैं, क्योंकि हम इसको सब करा चुके हैं आपका व्याकरण से, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य का आपको यहाँ चयन करना है और वाक्य से जो आपके प्रश्न है, यहाँ पर भी 2 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो पूछे जाएंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर सेम इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है वाक्य कैसा है, ये आपका सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। और दूसरा ख इसमें पूछा गया है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। मोहन को बुलाओ, ईश्वर तुम्हें सफल करे, आप बाहर न जाएं, या रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। इनमें संयुक्त वाक्य का चयन आपको करना है, ठीक है। तो आप इस प्रश्नों के, आप इसे डाउनलोड करके और इसको करने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए इसमें सॉल्व हम नहीं कराएंगे, बस आपको मॉडल दिखाना है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये भी आपके पास 2 नंबर का। अब ग्रामर से या जो व्याकरण से आप समझ रहे हैं कि आपका 8 नंबर का आपका निबंध लेखन आता है, 7 नंबर का अपठित गद्यांश आता है, 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आ रहा है। इसके बाद आपके ग्रामर में यहाँ आपके पास क्रिया से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में आपका यहाँ पर निपात और संबंध समुच्चय बोधक, यानी कि अव्ययी, जो आपके हमने हाल ही में जो आपकी क्लासेस हैं वहां पर आपको पढ़ाया है, अव्यय क्या होते हैं, उसके जो भेद हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया था। तो उससे भी 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए हमने वाक्य से प्रश्न पूछा था, हमने वाक्य को भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो वाक्य से भी आपके पास 2-2 नंबर के यहाँ पर सब में आपको 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इजी ये पेपर आपका आ जाता है इस प्रकार से। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहा गया। हमने वाच्य भी पढ़ लिया है। तो ये ग्रामर में, व्याकरण में जितने भी आपके हैं पत्र लेखन और अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है आपका, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आपको वाच्य का नाम बताना है, वाच्य का नाम बताइए। और पक्षी उड़ते हैं भाववाच्य में बदलना है, ये भी आपके पास 2 नंबर से आ जाता है, ठीक है ना। तो वाच्य से भी 2 नंबर से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्न में गिरि शब्द का अर्थ। तो ये तो सभी जानते हैं, गिरि शब्द का अर्थ क्या है, पर्वत है, गिरना है, सरस्वती है या दुर्गा है, ठीक है ना। तो बहुत इजी प्रश्न ये बनाया है। और आगे देखिए इसमें ख है इसी का,
निम्न शब्दों में से कौन विधि शब्द का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा, भाग्य, रीति, महादेव, कौन सा अर्थ इसका नहीं है? ठीक है, तो ये था आपका किसका? व्याकरण का। अब यहाँ पर आगे प्रश्न नंबर 9 क्या आया है? प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको काव्यांश को पढ़ना है और काव्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो पहला काव्यांश क्या है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े सैफ सैफ फालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुमसे मुझे पाए नहीं पहचान। तो देखिए ये जो है देखते ही होंगे अनिमेष। तो ये जो आपका काव्यांश है ये आपका दंतुरित मुस्कान से लिया गया है और आपको हमने ये पढ़ाया भी है। अब इसी काव्यांश से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं। कवि ने जीवन का संदेश किसमें माना है? ठीक है, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कवि तथा कविता का नाम लिखना है। गौ है धूलि धूसरित गात की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो ये है आपका सेकंड। यहाँ पर क्या दिया गया है? मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर काती हुई थी वह मुख्य गायक। तो यहाँ पर ये दूसरा आपका क्या है? ये काव्यांश दिया गया है और इससे भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपने करना क्या है? इन दोनों में से जो आपके दो यहाँ काव्यांश है, एक ये दिया गया है और यहाँ पर दूसरा काव्यांश ये दिया गया है, किसी एक का आपने प्रश्न का उत्तर देना है, यानी काव्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर को आपने देना है। तो ये आपका 4 नंबर का यहाँ पर दो नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 नंबर का यहाँ पर ये प्रश्न आपसे काव्यांश से पूछा जाता है। अब यहाँ पर उत्तर देना है आपको। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। नृत्य का पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है? जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं गद्य खंड से। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखने हैं। तो दो नंबर के प्रश्न हैं, यहाँ से आपको दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ 3 खंड दिए गए हैं, आपको 2 खंड करने हैं। इन तीनों में से जो भी आपको 2 खंड बहुत अच्छे से आते हैं आप उनको कीजिएगा, तीनों खंड आपको नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं। यहाँ कितने प्रश्न करने हैं आपको? यहाँ से 2 प्रश्न करने हैं। इससे पहले भी आपके पास 2 काव्यांश दिए गए थे, लेकिन आपको यहाँ से किसी एक काव्यांश का यहाँ पर उत्तर। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पहले एक बार मॉडल पेपर देखें, प्रतिदर्श पेपर आप देखें, प्रश्न पत्र देखें, ताकि आपके दिमाग में माइंडसेट रहे कि हाँ इस प्रकार से पेपर आता है, फिर आप इस पर भी ध्यान देंगे। नहीं तो आप बस कंटिन्यूअसली इनके उत्तरों को करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक काव्यांश में से उत्तर देने हैं और साथ में यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 खंड से आपको 2 खंडों के उत्तर देने हैं। ये भी दो नंबर के आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर देखिए। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? आत्मकथ्य कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो देखिए 2 प्रश्न यहाँ पर आपके काव्य खंड से पूछे गए हैं, जो कि 1-1 नंबर के हैं। इससे पहले आपके जो है दो प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से आपको 2 के उत्तर देने थे। ठीक है, 12 यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो हाँ इतना जरूरी था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त। तो ये आपका पास यहाँ पर पूरा ये दिया गया है गद्यांश, और इसमें आपके 2-2 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होकर क्या विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, तो ये गद्यांश पढ़कर ही आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर देखिए ख है, पाठ तथा लेखिका का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक गद्यांश, किसी एक गद्यांश की यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो दो गद्यांश दिए हैं आपको, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इनमें से आप किसी एक गद्यांश का उत्तर, मतलब इस गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश से जो संबंधित आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। दूसरा गद्यांश यहाँ सभ्यता ये है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे और साथ में इसके उत्तरों को भी आप यहाँ से ढूंढ करके उत्तर देंगे। तो ये है आपका गद्यांश से 2-2 नंबर के यहाँ पर भी आपके पास प्रश्न, 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल ये 4 नंबर के प्रश्न आपके पास यहाँ पर पूछे गए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी दो प्रश्नों के या किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपके पास यहाँ पर क, ख और ग 3 खंड दिए गए हैं। आपने तीनों में से फिर से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना है। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा से ही एक प्रश्न पूछा गया है और ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या संदेश देती है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। एक कहानी यह भी कि विषय वस्तु क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप करते हैं तो प्रश्न पत्र में आप इस प्रकार से देखें कि आपको कितने प्रश्न देने हैं, उसको थोड़ा सा आप पेंसिल से इस तरह से अंडरलाइन कर दें, ताकि करते समय आप बहुत ज्यादा प्रश्न जो जितने पूछे गए हैं उतने ही आपको करने हैं। सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण था, यह प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि आपका 2 अंक का है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो यहाँ पर इसके प्रश्नों के उत्तर और साथ में उनके अंक भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 पूछे गए हैं खंड और आपको 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। ठीक है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो 2-2 नंबर के ये प्रश्न आपको यहाँ पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का माता का आंचल से ये पूछा गया है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ये प्रश्न है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इन चारों में से आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे और टोटल यहाँ पर 6 नंबर का ये जो प्रश्न उत्तर है ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा था आपका हिंदी से संबंधित आपका प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर थे। अब खंड ब में आपके संस्कृत जो आपका सिलेबस है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि 6 नंबर के हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी आपके 2 नंबर के और 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 नंबर के यहाँ पर फिर से आपको प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को भर करके तो यहाँ पर ये भी आपके कितने आ जाएंगे, 4 नंबर के ये भी प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रश्न पत्र। और अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम आपको अपठित गद्यांश क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ गद्यांश को सबसे पहले हम जान लेते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है। ठीक है, और क्यों इसे पढ़ा जाता है, और अंग्रेजी भाषा में भी ये जो है प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषाओं में भी जो है। तो अपठित गद्यांश होता क्या है, इसका बोध, इसका जो है हम क्यों पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश अंग्रेजी भाषा के अनसीन का ही क्या है, समानार्थी है। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्ग पर इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। अब अपठित का मतलब होता है जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पेपर में एक ऐसा गद्यांश मिल जाता है जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं और प्रश्न भी आपको
नए ही दिखते हैं, क्योंकि आप पैसेज ही पहले पढ़ रहे हैं, वो जो आपके पास गद्यांश है वही पहले पढ़ रहे हैं, तो आपके पास प्रश्न भी उसी से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, जो आप पहले आपने पढ़ा ना हो, बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। अब वो हो सकता है आपका एक ही पैराग्राफ में दे दे, या फिर 2 या 3 पैराग्राफ छोटे छोटे करके वो आपको दे दे, तो वो पेपर पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आता है। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देख भी लिया है इससे पहले पेपर कि आपका जो है अपठित गद्यांश से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को पूछने का जो उद्देश्य है, अब क्या इसका उद्देश्य है, जब जो आपने पढ़ा ही नहीं है, और आपने देखा होगा कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने का मतलब क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, क्यों इसको सिलेबस में रखा गया है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों इसको, उद्देश्य इसका क्या है, अपठित गद्यांशों को पढ़ने और पढ़ाने का, और आपको पेपर में पूछने का क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है, कि आप किसी चीज को, देखिए कई पेपर जो है आपके पास, जो भी आपका पेपर है उसको आप साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एक वहां पर एक अपठित गद्यांश ही ऐसा होता है जिसको आप पढ़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इससे पूछने का मतलब क्या है, देखिए आप, हो सकता है आपने सारी चीजें रट दी होंगी, है ना, और आप उसको एज इट इज वहां पर लिख रहे हैं। अपठित गद्यांश जब आपको दिया जाएगा तो वहां पर आपकी सबसे पहले तो आप जो है चीजों को कितना समझते हैं, आपकी समझ की परख वहां पर होगी। आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं, अभिव्यक्ति की जो कौशल है वो किस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको वहां आंसर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपकी जो अभिव्यक्ति कौशल है उसकी भी यहाँ पर परख होगी। आप में भाषा की कितनी योग्यता है उसकी भी परख होती है अपठित गद्यांश से। ठीक है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं इस पैसेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो इससे जो है आपकी समझ की जो है परख होती है, साथ में आप अभिव्यक्ति कौशल की परख होती है, और भाषिक योग्यता की इसमें इससे परख होती है। तो अपठित गद्यांश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बच्चे की, उसकी भाषा, अभिव्यक्ति, उसकी जो अभिव्यक्ति कौशल है, आप प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं, आप चीजों को उसी टाइम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है अपठित गद्यांश का। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे गए हैं कि जो अपठित गद्यांश है उसका, उससे जो है क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए, जब आपके पास अपठित गद्यांश होता है, आपको भाषा ज्ञान आपका बढ़ता है, नए नए शब्दों, मुहावरों और वाक्य रचना का ज्ञान होता है, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है। ठीक है, प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं आप। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता आपकी बढ़ती है। अब आप जो है किसी भी गद्यांश को पढ़ रहे हैं, आप उसके मूल भाव को बिना पढ़े उसको समझ रहे हैं, तो इसकी जो है क्षमता आप जो आपके पास अपठित गद्यांश है उसके द्वारा बढ़ती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की कौशल कौशल में जो है वृद्धि होती है, और भाषिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। तो इन सभी बातों को सीखने के लिए अपठित गद्यांश के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए अपठित गद्यांशों के प्रश्नों को कैसे हल करें। अब यहाँ पर आपका प्रश्न क्या बनता है कि आप अपठित गद्यांशों के प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करें। ठीक है, तो देखें, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों का आपने ध्यान देना है। मैंने बताया था कि आपको अपठित गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए, यानी उसे जल्दी से पढ़ लें।
ठीक है। पहली बार में समझ ना आए अंशों, शब्दों और वाक्यों को गहनता पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब ऐसा होता है कई बार आपके पास आपको गद्यांश जो है बहुत टफ लगता है, कुछ जो अंश हैं वो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आपको गद्यांश को पहले एक बार जो है सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए कि इसमें जो है क्या-क्या है, उसको बहुत जल्दी से स्पीड में आप उसको पढ़ लें। फिर उसमें जो है कुछ कठिन शब्द होंगे, कुछ आपको वाक्य समझ नहीं आएँगे, उनको आपको थोड़ा-सा गहनता पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। अब आप जब भी गद्यांश को पढ़ें तो देखिए इसमें गद्यांश का भाव क्या है, मूल भाव क्या है, उसको आप अवश्य समझें कि इस गद्यांश का मूल भाव क्या है। ठीक है। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करिए। अब आपको देख हो सकता है कि गद्यांश में जो है कुछ शब्दों के अर्थ अभी भी आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आपको उनको जो है उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब हो सकता है गद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हों, उनको आप अंडरलाइन कर दें ताकि बाद में प्रश्नों को करते समय आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है काम नहीं भी आता है तो आप उसे अंडरलाइन कर दें पेंसिल से। ठीक है। और उसको जब आप प्रश्नों के उत्तर आप कर रहे होंगे, हो सकता है आपको वही प्रश्न आपको पूछा जाए, तो आप जो है फिर वहां पर उसको अंडरलाइन आपने किया है, तो पढ़ते पढ़ते 2-4 आप गद्यांश पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इन पॉइंट्सों पे तब आप काम करेंगे जब आप 1 गद्यांश, 2 गद्यांश, 3-4 गद्यांशों को आप पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे, फिर आप इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, गद्यांश में आए हुए जो व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आप रेखांकित कर लें। ठीक है। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। और अब जो है आपको प्रश्न को पढ़ना है और जो उनके संभावित उत्तर हैं गद्यांशों में खोजने का आपने उसका प्रयास करना है। फिर देखिए शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी गद्यांश का या चैप्टर का, देखिए किसी भी चैप्टर से ही तो आपके पास गद्यांश आएगा। ठीक है। तो उसका जो शीर्षक होता है वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। तो देखो जो शीर्षक है, क्योंकि कई बार आपको शीर्षक ही पूछा जाता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है। तो वो जो है शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उस पूरे चैप्टर का वो प्रतिनिधित्व करे। ठीक है ना? यानी कि उस पूरे चैप्टर में का जो फोकस है, जो आप बात कर रहे हैं पूरे गद्यांश में, वो उस शीर्षक के इर्द-गिर्द घूमे। ठीक है ना? कि वो शीर्षक के बारे में ही बात हो रही है। तो ऐसा होना चाहिए आपका सब शीर्षक। तो जब भी आप शीर्षक किसी गद्यांश का चुनें, तो ऐसा चुनें कि वो जो गद्यांश है, वो जो है पूरा गद्यांश उस शीर्षक के इर्द-गिर्द घूमे, यानी कि जो भी आप बात कर रहे हैं, उस शीर्षक के बारे में ही होना चाहिए। कहीं न कहीं जो है वो शीर्षक से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा आपको शीर्षक सेलेक्ट करना है, उसको चुनना है। क्योंकि शीर्षक पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कौन सा शीर्षक सबसे जो है सुटेबल हो सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो ये है कुछ बातें जिसमें आपको गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है गद्यांश को एक बार आपको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। पहली बार में समझ ना आए अंशों और शब्दों और वाक्यों को गहनता पूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझ नहीं आए हों, कुछ अंश, कोई वाक्य आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको आप अंडरलाइन करके उसको गहनता पूर्वक पढ़ लें। गद्यांश का मूल भाव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गद्यांश का भाव क्या है, इसमें वो गद्यांश में क्या कहा जा रहा है और किस बारे में बात हो रही है, तो इसका मूल भाव समझना अति आवश्यक है। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ नहीं आते हैं तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए और गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपने रेखांकित कर लेना चाहिए और अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक जो है किसी भी गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है।
जो शीर्षक होता है ना किसी भी पाठ का या चैप्टर का या गद्यांश का, वो गद्यांश का जो शीर्षक है उसको आप इस प्रकार चुने कि जो गद्यांश में लिखे हुए जो वाक्य हैं या जो भी आपके पास गद्यांश लिखा है वो उस शीर्षक के इर्द गिर्द हो, यानी कि वो उस गद्यांश का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। तो कम से कम एवं सटीक शब्दों में वो होना चाहिए। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित शब्दों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये है गद्यांश के कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर देखिए ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। अब इस गद्यांश को आप जो है पढ़ें और फिर इस गद्यांश के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इस गद्यांश को पढ़िए और देखिए इस गद्यांश से यहाँ पर संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश को आपने खुद पढ़ना है। तो भारत किस काल को आज भी जो है ललचाई दृष्टि से देखता है, पहला प्रश्न ये है। और स्वर्ण काल का आशय क्या है और इसे किसका काल माना जाता है। तो इसमें जो है किसी गद्यांश को करना ये जो है आप स्वयं करें, क्योंकि यहाँ प्रश्न आपको बताया भी जाए तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यहाँ हमें इम्पोर्टेंट ये बात थी कि हमें किस प्रकार से गद्यांश को पढ़ना है और उनके उत्तर कैसे देने हैं, वहां पर किस कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपके पास गद्यांश आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें घर में और उनके उत्तर देने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और उनको गद्यांशों को सॉल्व करें, उनके प्रश्न आप उस गद्यांश में ढूंढिए और उत्तर कहीं से मत देखिए, आप स्वयं उनके उत्तर जानिएगा, ठीक है, उस गद्यांश के माध्यम से, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ें और इसके माध्यम से आप प्रश्न भी आप स्वयं किसी गद्यांश से बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने एक आपका जो मॉडल पेपर है उसको हमने डिस्कस किया, किस प्रकार के और कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। साथ में हमने अपठित गद्यांश से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के आते हैं ये आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।